सिविल सर्विसेज का एक हमारा सपना है कि हमारे इलाके के लोग सिविल सर्विसेज में जाएं और हम जिसके चलते आजकल में एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, निःशुल्क बैच शुरू कर रहे हैं। निःशुल्क रहेगा। काफी महंगी फीस होती है यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी में अगर आप दिल्ली जैसे जगहों में जाएं तो पर मंथ 30,000 रुपया रहने का, खाने का, पढ़ाई का, और एक साथ में वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग काफ़ी फी ले लेते हैं। हम उससे बेहतर एजुकेशन, हमें अपने पर भरोसा है, इसी जगह निःशुल्क हम देंगे। और अगर हमें स्टूडेंट लोग मेरे बातों पर या वो थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ाई कर पाते हैं तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि मैं अगले साल रिजल्ट दे पाऊंगा। ये हम आप बोल रहे हैं, लेकिन यूपीएससी परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। उसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, आप अकेले पढ़ाने वाले हैं, तो ये कैसे संभव है? और कहा जाता है कि अमीरी पर की पनपी हुई गरीबी काफ़ी जहरीली होती है, उसको हमने झेला है। और डुमरिया टांड जंगल में पढ़ा करके बच्चों को, रात में बच्चों को पढ़ा के दिन में हम लोग पढ़ने आते थे। इस ख्याल से हमको लगता है कि ये 25-26 वर्षों में लगभग 5,000 से ऊपर स्टूडेंट मेरे साथ मिलके चले, लेकिन जो मंजिल प्राप्त किए हमको लगता है कि 1200-1300 प्लस ही होंगे जो सही जगह पर अपना जॉब कर रहे हैं। काफ़ी लोग अब तो रिटायर भी करने लगे। बहुत सारे 94 में जो टीचर ज्वाइन किए थे, 97 में टीचर कुछ ज्वाइन किए थे, वो सब अब रिटायर कर रहे हैं बहुत सारे। तो 1200-1300 प्लस से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो विभिन्न जॉब में गए। सबसे ज़्यादा जो गए हैं वो खास करके आपको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएल का जो होता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट हमारे गए हैं। हाँ, एसएससी में। उसके बाद झारखंड सीजीएल में काफ़ी लोग गए हैं, सेक्रेटेरिएट में काफ़ी लोग हैं। और फिर टीचर, हमारे यहाँ से टीचर में होंगे तो 900-1000 लोग। आरम में वो दारोगा का वैकेंसी निकला था, काफ़ी अच्छी मेहनत हुई थी। लगभग 30 लड़कों का एक ग्रुप था, उसमें हम 12 रिजल्ट दिए थे दारोगा वाला। ज़्यादा हम उसको सीरियस नहीं लिए क्योंकि झारखंड सरकार का एग्जामिनेशन का ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। अगर हम सीरियस लेते तो हम लगभग 50 का 50 थे। और जेपीएससी में लगभग 18-19 गए हैं। जोहार। अवध ओझा सर का नाम पूरा देश जानता है, लेकिन झारखंड के कोडरमा में भी एक सर हैं जिनका नाम है अयोध्या सर। जैसे अवध ओझा सर अपने क्लासरूम में छात्रों को समझाते हैं, ठीक वैसे ही अयोध्या सर भी, इनका जो समझाने का तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, काफी शानदार होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो अभ्यर्थियों को काफी आसानी से समझ आ जाता है। मैं बता दूं 1994 से ये लगातार कोचिंग चला रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अयोध्या सर खुद भी यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा चुके हैं और इनके पढ़ाए हुए कई छात्र, कोडरमा के लगभग 1200 छात्र, इनके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में, जेपीएससी में, और कई टीचर जो होते हैं वैकेंसीज उनमें भी सिलेक्शन हुआ है, रेलवे में भी हुआ है। तो कई छात्र यहाँ से सफलता पाए हैं। तो हमारे साथ कोडरमा वाले ओझा सर नहीं, अयोध्या सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी जर्नी रही, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। देखिए, हम लोग जिस इलाके से हैं तो रियली ये बहुत पिछड़ा इलाका, अभी तो कुछ डेवलप किया, लेकिन आज से अगर 25 साल पहले की बात करें तो एजुकेशन क्या है लोग नहीं जानते थे उस तरह से। और लोग इस तरह से इसलिए वो पढ़ते थे, वो मैट्रिक इसलिए करते थे कि उनके मामा का लड़का मैट्रिक किया तो हमको भी करना है, कोई उद्देश्य नहीं था। ग्रेजुएशन किस लिए किया तो हमारे फूफा का लड़का ग्रेजुएशन के लिए, इसलिए हमको करना है। ये नहीं पता था कि हमको किसी बेहतर कंपटीशन के लिए, यूपीएससी के लिए, बड़े एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, वो उनको पता नहीं था। तो उसी क्षेत्र से हम लोग भी आए हैं और काफ़ी तकलीफ करना पड़ा। काफ़ी तकलीफ के बाद हम लोग गांव क्या, वो जंगल से निकल करके और हम लोग पढ़ाई का एक लंबा सफर तय किए। और ये समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है। ये बातें अपने लोगों को, अपने इलाके में लोगों को हमने बताया और काफ़ी हमें लगता है कि काफ़ी मेरे साथ बहुत सारे छात्राएं मेरे साथ मिलकर चले और एक अच्छा मुकाम पर लोग हैं। कितने लोग आपके पढ़ाए हुए छात्र हैं जो सफलता पाए हैं? वैसे देखिए, वो 1990 से हम रेगुलर क्लास स्टार्ट किए, बजाबते रूटीन के तहत। शाम सुबह 2 क्लास, शाम 2 क्लास सुबह, और प्रत्येक क्लास में लगभग 100-150 स्टूडेंट होते थे। अभी भी जब क्लास स्टार्ट होता है तो 100 प्लस ही रहते हैं। तो इस ख्याल से हमको लगता है कि ये 25-26 वर्षों में लगभग 5,000 से ऊपर स्टूडेंट मेरे साथ मिलके चले, लेकिन जो मंजिल प्राप्त किए
हमको लगता है कि 1200-1300 प्लस ही होंगे जो सही जगह पर अपना जॉब कर रहे हैं। काफी लोग अब तो रिटायर भी करने लगे। अच्छा। बहुत सारे 94 में जो टीचर ज्वाइन किए थे, 97 में टीचर कुछ ज्वाइन किए थे, वो सब अब रिटायर कर रहे हैं बहुत सारे। तो 1200-1300 प्लस से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो विभिन्न जॉब में गए। सबसे ज्यादा जो गए हैं वो खास करके आपको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएल का जो होता है उसमें काफी स्टूडेंट हमारे गए हैं। एसएससी सीजीएल, हाँ, एसएससी में। उसके बाद झारखंड सीजीएल में काफी लोग गए हैं, सेक्रेटेरिएट में काफी लोग हैं। और फिर टीचर हमारे यहाँ से टीचर में होंगे तो 900-1000 लोग हैं। 1000। हाँ, पिछले बार 2018 में वो दारोगा का वैकेंसी निकला था, काफी अच्छी मेहनत हुई थी। लगभग 30 लड़कों का एक ग्रुप था, कुछ बरकट्ठा के थे, कुछ एक लड़का मेरे गांव का था, इधर उधर से। तो उसमें हम 12 रिजल्ट दिए थे दारोगा वाला। ज्यादा हम उसको सीरियस नहीं लिए क्योंकि झारखंड सरकार का एग्जामिनेशन का ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। अगर हम सीरियस लेते तो हम लगभग 50 का 50 रिजल्ट देते। और जेपीएससी में लगभग 18-19 गए हैं। अभी संजोग से हमारा स्टूडेंट सीओ बन के मेरा ही ब्लॉक चलकुसा गए। अच्छा, आप चलकुसा के चलकुसा कराने वाले हैं। तो हमारे गांव के लोग गए वहां वैसे कुछ काम कराने। तो किसी उनको पता था कि इधर ही मेरा गांव है, तो बोला अवधिया सर का गांव किधर, वो पूछे सीओ महोदय। तो बताया लोग कि यहाँ से जंगल इलाका में है। तो वो बड़ा खुश हुए, बोले कि हमको चलना एक दिन। और मेरा घर जाके वो देखे, बाद में बोले वो कि सर आपके घर हम गए थे। और हमारे लोग जितने भी वहाँ जाते थे मेरे गाँव के, वो काफ़ी मदद किए। वो अभी शायद वहाँ से कहीं प्रमोट होके चले गए हैं। वो दूसरा वो सेकंड जेपीएस और थर्ड जेपीएस। यानी काफी जो अभ्यर्थी हैं आपके पढ़ाए हुए वो सफलता पाए हैं और विभिन्न जगह सेवाएं दे रही है। बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में, वहाँ भी कम से कम लगता है 15-20 लोग होंगे वहाँ पर। और बिहार के टीचर में तो लगता है 600-700 लोग गए हैं इधर से। अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट। तो ये सब कहानी की शुरुआत कब हुई थी वो बताएं। ये 1999 से हुआ। 1999 से हुआ। और हम जब फाइनली क्या है कि हम भिन्न जॉब में होते हुए कहीं मन नहीं लगा। यूको बैंक ज्वाइन किए गाजियाबाद, पूरा रिमोट एरिया में, वहाँ मन नहीं लगा। तो सेक्रेटेरिएट ऑडिट विभाग में आईजे सीनियर ऑडिटर वहाँ ज्वाइन किए, वहाँ भी समझ में नहीं लगा। हमको लगा कि हमें अपने इलाके में रहना चाहिए। अंत में एलआईसी, जो मेरा घर के बगल में, एलआईसी ज्वाइन किए और यहाँ से जुड़ के रहे और हम लोगों को कुछ दे पाए और लोग हमारे रास्ते पर चला और सफलता प्राप्त किया। अभी भी जब तक हम हैं, ये हमारा जो मिशन है वो हमारा जारी रहेगा। क्या है मिशन आपका? मिशन है कि हम अभी तक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हम नहीं दे पाए। यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन में लोग गया, लेकिन सिविल सर्विसेज का एक हमारा सपना है कि हमारे इलाके के लोग सिविल सर्विसेज में जाएं। और हम जिसके चलते आजकल में एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, निःशुल्क बैच शुरू कर रहे हैं। निःशुल्क रहेगा। काफी महंगी फीस होती है यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी में अगर आप दिल्ली जैसे जगहों में जाएं तो पर मंथ 30,000 रुपया रहने का, खाने का, पढ़ाई का, और एक साथ में वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग काफी फी ले लेते हैं। हम उससे बेहतर एजुकेशन, हमें अपने पर भरोसा है, इसी जगह निःशुल्क हम देंगे। और अगर हमें स्टूडेंट लोग मेरे बातों पर या वो थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ाई कर पाते हैं तो मैं दावे के साथ करता हूं कि मैं अगले साल रिजल्ट दे पाऊंगा। ये हम इसको प्रयास आप बोल रहे हैं, लेकिन यूपीएससी परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। उसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, आप अकेले पढ़ाने वाले हैं, तो ये कैसे संभव है? क्या है कि इसमें लोग कितना इसमें डरे रहते हैं कि बहुत सारे विषय हैं। बिल्कुल, अभी आप देखिए क्लास 8 का बच्चा, क्लास 9 का बच्चा, 10 का बच्चा, वो सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ता है। वो साइंस भी पढ़ रहा है, आर्ट्स भी पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है। वो जब छोटा बच्चा सारे विषय को पढ़ सकता है तो एक मेच्योर्ड बॉयज, एक मेच्योर्ड स्टूडेंट वो सारे विषय को क्यों नहीं पढ़ सकता है? जबकि वो क्लास 8 के बच्चे को अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 तरह के टीचर उसको पढ़ा रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको समझ रहा है। तो मेच्योर्ड स्टूडेंट वो सारे सब्जेक्ट को बेहतर पढ़ सकता है। और यूपीएससी का कंसेप्ट ये है कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता है। बेसिक जो एस्पायरेंट है उनका क्लियर होना चाहिए। तो कब से शुरू कर रहे हैं बैच और उसमें क्या कुछ खास? अभी हम 5 तारीख से लेकर 10 तक ये हम रखे थे कि जिनको एडमिशन लेना है
हम मिनिमम 50 लड़कों का एक बैच लेकर चलना चाह रहे हैं। तो लगभग 8-10 लड़के इंटरव्यू दे के गए हैं, उसमें से 9 इंटरव्यू भी ले हाँ इंटरव्यू ले रहे हैं कि सच में उनके अंदर वो जज्बा, वो जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो उसमें से हमने 8-9 लड़कों को सेलेक्ट किया है और कल कुछ लोग आएंगे। जैसे ही ये बैच हमारा अगर 30 भी हो जाता है तो उसको स्टार्ट निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क, एकदम निःशुल्क रहेगा। और उन्हें हम किसी भी तरह का मदद होगा हम उसको मदद इतना सक्षम है, या तो हमारे पास वैसे लोग हैं कि वैसे लोगों को मदद किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी जरूरत होती है, इस तरह की वैसी व्यवस्था है आप? सारा व्यवस्था मेरे पास है। हम उसको पढ़ाने के लिए अगर वो उनके अंदर लगन है तो हम सारा व्यवस्था उनको देंगे। और एक हमारी अंतिम इच्छा है कि हम अब जेपीएससी के लिए हम रिजल्ट करें, वो यूपीएससी के लिए रिजल्ट करें। अच्छा, आपने बताया कि आप यूपीएससी के लिए इतनी मेहनत करें, आखिर इसके पीछे क्या वजह? क्या आपने भी यूपीएससी की तैयारी की थी या क्या कुछ किया था? क्या है कि कुछ लोगों का जो सपना होता है तो वो सपना के लिए वो भागता है, मेहनत करता है, दौड़ता है और किसी तरह से सपना पूरा नहीं हुआ। तो वो जो टीस है वो समाप्त नहीं होता है। और वो चाहता है कि यही काम हम अपने बच्चों से या अपने स्टूडेंट से हम उनसे करावें। और इतना जानिए कि ये टीचर के लिए जो उसके अंदर एक अपने पुत्र के प्रति भावना होता है, उससे ज्यादा कहीं भावना वो अपने छात्र के प्रति रखता है। और जो काम एक पिता नहीं कर पाता अपने पुत्र से करवाना चाहता है, उसी तरह से अगर कोई शिक्षक वो खुद नहीं कर पाता है तो चाहता है कि मेरा वो छात्र करे। और उसी में हमारी पूर्णता हमें लगेगा कि हमने अपने आप को पूर्ण कर। अच्छा, आपने यूपीएससी दिया, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताइए। यूपीएससी में क्या है कि हम लोग फर्स्ट टाइम दिए तो फर्स्ट टाइम पीटी भी नहीं निकल पाया। और हम झुमरी तिलिया में रह के दिए, क्योंकि मेरा हाँ उस समय झुमरी तिलिया में रह के क्योंकि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो उस समय हम पीजी कॉमर्स से कर लिए थे, तो कॉमर्स के स्टूडेंट को भी हम पढ़ाते थे बुला उसी समय से। और शादी भी हो गई थी? शादी भी हो गई थी। शादी तो ग्रेजुएशन भी नहीं किए थे, वो गांव का माहौल शादी वो लगता है कि हमने 20 पार किया, 21 में हमारी शादी हो गई। लेकिन हमने पढ़ाई जारी रखा उस स्थिति में भी। तो क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना मेरे लिए मजबूरी हो गया था, तो केवल हाँ फैमिली चलाने के लिए, तो अपना खर्च चलाने के लिए बहुत मिनिमम पर हमने ट्यूशन स्टार्ट किया। और हमको लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम हमने दिया, लेकिन हमको लगा कि हम यूपीएससी कर सकते हैं। उसमें गलती क्या हो गई कि कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए था हमें, क्योंकि कॉमर्स के लिए उतना सब्जेक्टिव में उतना बढ़िया नहीं होता। उस समय अभी यूपीएससी एक पेपर किया ऑप्शनल, उस समय 2 पेपर हुआ करता था। तो हमने एक पेपर जो है कॉमर्स ही रखा था, मार्क्स उसमें कम आया सेकेंड टाइम में। तो हमको लगा कि हमें दिल्ली जाकर के तैयारी करना चाहिए। हमने अभी दिल्ली गए? हाँ 1 साल हमने वहां रहा। लेकिन वहां दिल्ली में जब हम वहां गए, एक महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी में है, बड़ा कम खर्चे पर लोगों को तैयारी कराता था, लेकिन अच्छे घराने का स्टूडेंट थे वहां पर। तो 11 लड़कों का एक बैच था जो कि आईएएस के लिए स्पेशली था, काफी बड़े बड़े घरानों से। लेकिन हमें लगा कि जगह का इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लोगों के अंदर लगन है तो कहीं भी रहकर तैयार किया जा सकता है। क्योंकि उस समय हमारे एक शिक्षक है, बड़ा अच्छा कहानी हमको उन्होंने बताया था कि बेटा अगर गुलाब के फूल को राजा के बंगले में भी लगा दिया जाए और एक गरीब के मकान में भी लगाया जाए, लेकिन उसका देख रेख ठीक से किया जाए, तो राजा के जो बंगले में खिलेगा वो गुलाबी खिलेगा और एक गरीब के घर में खिलेगा वो भी गुलाबी खिलेगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि तुम कहाँ कैसे रह के तैयारी कर रहे हो, मेहनत करो। और ये जो सही रास्ते से अगर मेहनत किया जाए तो झुमरी तिलैया छोटे शहर में भी रह करके बेहतर रिजल्ट किया जा सकता है। हमने जो दिल्ली गया वो खास हमें फायदा नहीं लगा, मेहनत खुद ही करना पड़ा। लेकिन एक है कि गाइडलाइन वहां पर एक थे मल्होत्रा साहब, काफी उन्होंने गाइड किया, जिसके बदौलत हमने सेकेंड टाइम पीटी निकाला, मेंस भी निकाले, इंटरव्यू भी दिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा कॉमर्स में नंबर कम आ गया था और इंटरव्यू में भी कोई खास नंबर नहीं आ पाया था। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले बोले कि आप 1 साल और रहिए, आपका हो जाएगा, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको खाने के लिए हम लोग फ्री करेंगे। लेकिन थोड़ा इधर फैमिली प्रॉब्लम के कारण हम वहां नहीं रह पाए। यूको बैंक में हो गया था, यूको बैंक में हमने ज्वाइन, कहीं और हो गया तो इसीलिए आपको स्किप करना पड़ा वो। अच्छा, ऐसा क्या सवाल पूछते हैं? बड़ी चर्चा होती है, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो बोला जाता है कि जब यूपीएससी की इंटरव्यू होते हैं तो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो क्या कुछ ऐसा पूछा जाता है? आप खुद
इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी का, क्या कुछ होता है इंटरव्यू? इसमें क्या है कि सोशल मीडिया में जो देता है ठीक है, लेकिन उतना भी अटपटा क्वेश्चन लोग नहीं पूछते हैं लोग। आप अगर वहां इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले क्या है कि आपको जानना चाहता है आपकी नेगेटिविटी क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, सच में आपके अंदर वो चीज है जो देश चाहता है। और ऐसा कुछ जैसा सोशल मीडिया पर उतना उटपटांग नहीं है। हाँ, वो एक सर्टेन क्या है कि जब इंटरव्यू उन लोग लेता है तो इंटरव्यू कैसा जा रहा है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। और कैंडिडेट अगर अच्छा जानकार रहे तो इंटरव्यूअर को वो अपने तरीके से मोड़ सकता है। अगर आपके अंदर वो अच्छा लगन है या आप अच्छा जानकार आपके पास है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका इंटरव्यू 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपका इंटरव्यू 1 घंटा भी चलेगा, 1 घंटा नहीं लेकिन फिर भी आप 1 घंटा खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमको लगता है मेरा इंटरव्यू लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू चला था, 40 मिनट का, और काफी अच्छे माहौल में किया था। हाँ, अलग बात है कि कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश करना है उन लोग को बरगलाना नहीं है, क्योंकि निश्चित वो जो बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा जानकार है। तो अगर नहीं जान रहे, इंटरव्यूअर क्या सोच के सिलेक्शन करते हैं और क्या माइंडसेट एस्पायरेंट का देखना चाहते हैं जो आगे चल के देश की सेवा करें, क्या सोचते हैं वो अभी, क्योंकि हमने भी बाद में लोगों का इंटरव्यू लेना हमने भी शुरू किया। अच्छा, अभी लिए? हाँ, और जैसे जेपीएससी का जो क्वालिफाई किए, सर लोगों का आकर के इंटरव्यू अभी भी आते हैं लोग कि सर कैसे दिया जाए। और उसके बाद हमारे वहाँ एक हमारे सर थे प्रसाद सर, और एक जेएनयू के हमारे प्रोफेसर थे कुमार सर, तो वो इंटरव्यू लेते थे। उनके साथ जब हम लोग बैठते थे तो वो बताते थे कि वो जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार जो है, क्या इस जॉब के लिए है सूटेबल कि नहीं, क्या वो विपरीत परिस्थितियों में परिस्थितियों को अपने अनुसार कर सकता है कि नहीं, वो उसके अंदर होना चाहिए। क्या वो छोटी छोटी बातों से भड़क तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में खास करके सिविल सर्विस का वो एक अलग होता है। वो देश को चलाता है, देश का निर्माण करता है, वो चीज उसमें होना चाहिए। वो इंटरव्यूअर जो है वो निकालना चाहता है उसे। और क्या है कि उसमें भी कुछ पार्ट है, अगर आप सारे पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं और इंटरव्यू में थोड़ा कम भी है तो मैनेज हो जाता है। अगर उसमें भी ज्यादा नंबर, इधर भी ज्यादा नंबर, तो आप टॉप कर जाते हैं। तो ज्यादा नंबर, सब्जेक्ट भी ऐसा होता है, क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि वो जो लेख होता है वो सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे उसको। वही लिख पाएंगे जो कंसेप्ट को समझा है, जो मेहनत किया है, एक ही टॉपिक को बहुत सारे एंगल से देखा है। एक ही टॉपिक बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, तो वो सारे एंगल से जो देखा है वही बेहतर लिख सकता है, और वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, आपका जब पता चला कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते लग रहा होगा कि अब हम भी जाएंगे, कोई पदाधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट नहीं हो पाया, उस टाइम क्या आप संकल्प लिए? उसमें देखिए क्या है, हम लोग का स्टूडेंट लोग को बताते हैं कि एग्जामिनेशन के पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है, कैसे करना है। एग्जामिनेशन जाएंगे सेंटर पर तो कैसे करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या करना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है। तो फाइनली इधर तो लंबा एक प्रोसेस है, एग्जामिनेशन के बाद भी एक प्रोसेस है कि एग्जाम दीजिए और भूल जाइए कि हमने एग्जाम दिया है, आप अगला एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, उसके पीछे फिर दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, यह है कि कहाँ गलती वो लगा उसको सुधार करके आगे बढ़िए। उसके बाद यूपीएससी खास करके इतना लेंथी है, लेंथी तो है, 2 साल 3 साल। अगर रियल स्टूडेंट अगर हो जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में खूब मेहनत किया है तो वो 1 साल मेहनत करेगा अलग से, 6 महीना 1 साल में हो जाएगा। लेकिन जो नया से स्टार्ट करेगा उसके लिए लेंदी है, और इतना मेहनत करना पड़ता है ना कि अच्छे स्टूडेंट को अगर हो भी गया तो ज्यादा खुशी भी नहीं है, अरे ठीक है इतना मेहनत किया हो गया, और नहीं भी हुआ तो गम नहीं है, ठीक है फिर हो जाएगा, अलग माइंडसेट हो जाता है, माइंडसेट हो जाता है। तो अगर मेरा हो भी जाता तो कोई खास खुशी नहीं था, ठीक है मेहनत किए हो गया, और नहीं भी हुआ तो कोई ज्यादा गम नहीं है। हाँ, एक है कि यूपीएससी के लिए जो पढ़ाई किया है, भले यूपीएससी में नहीं हो, लेकिन वो जो मेहनत किया है ना वो कभी बेकार नहीं जाती। जिस फील्ड में जाएंगे बेहतर करेगा। हमने मेहनत काफी किया, नहीं हुआ,
लेकिन आज वही मेहनत का फल मिल रहा है कि 1200-1400 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट या अन्य स्टूडेंट को कहना चाहते हैं, आप पढ़िए, एग्जाम होता है नहीं होता है कोई मायने नहीं है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। हमारे बच्चे, हमारे 2-3 बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, अलग बात है कि नहीं हो पाया, लेकिन 2 बच्चे हमारे आईआईटीएन हैं, आईआईटी कानपुर से पढ़ाई, कानपुर से। उन लोग पूछता था कि पापा अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इतना आप खर्च कर रहे हैं। बोले बेटा अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो और ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे काम, हाँ ये पढ़ा हुआ काम आएगा। इसलिए सारे छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं, आप मेहनत करिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और ठीक है, वो मेहनत जो है आपका खराब नहीं जाएगा, और आप वहां नहीं, शायद आप कहीं बेहतर करने के लिए आप हुए हैं। अगर मान लीजिए कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो सारे लोग आईआईटी नहीं किए, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जाकर के वो पहले वो क्लर्क में ज्वाइन किए, वो लेबोरेटरी बॉय ज्वाइन किए, तो वो बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। अगर वो कहीं कोई अधिकारी बनते तो साइंटिस्ट नहीं बन पाते। इसलिए आप जहां भी हैं मेहनत करिए, कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे। अच्छा, अभी क्या क्या चीज का आप तैयारी करवा रहे हैं? अभी हमारा फोकस, अभी यहाँ का जो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। हमारा फोकस तो था सिविल सर्विसेज की ओर, हमारा टारगेट भी वही था, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल हमको नहीं मिल पाया, ना ही हम बना पाए। गलती इस माहौल की नहीं, गलती हमारी है, हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जॉब में होने के साथ साथ थोड़ा ये काम टफ था, अब हम बनाएंगे। तो मैक्सिमम इधर के लोग जो हैं वो क्लास 3 का जॉब में ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, और जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए उतना लगन लोगों में नहीं है। मैक्सिमम लोग सीटेट, जेटेट, सचिवालय, यही सब में लोग लगे रहते हैं, लोकल, हाँ उसमें सीजीएल वगैरह में। हम अब लोगों को कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने सपने को, उसके भी क्लास चल रहे हैं आपके पास? हाँ उसके क्लास चल रहे हैं, उसके क्लास। कहाँ क्लास चला रहे हैं? क्लास ये हमारा हॉल है, एड्रेस थोड़ा? हाँ ये एड्रेस गौशाला रोड, बजरंग नगर। और जैसे आप अगर पुल के नीचे से पानी टंकी के पास आएंगे तो अवधिया क्लासेस के नाम से सब जानते हैं, आपको रास्ता बता देंगे। आप आइए, वेलकम, कोई भी आइए, वेलकम है। खास करके अपने हमारे विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरह का सहायता हो, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आजकल देखा जा रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र में भी अब कॉर्पोरेट जैसे मॉड्यूल पे अब पढ़ाई शुरू हो चुके हैं। अभी जैसे यूपीएससी की बात की जाए या अदर एग्जाम के एसएससी, सीजीएल की बात किया जाए, तो बड़े बड़े कंपनियां खुल गए हैं पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं। एक आप स्मार्ट बोर्ड भी नहीं, स्मार्ट बोर्ड का भी प्रचलन शुरू हो गया। आप तो एकदम पुराने स्टाइल में, जो पुरानी पद्धति है उसी तरह आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे? इसमें जो मेरा अपना सोच है, अभी क्या है कि कोरोना के बाद लोग घरों में रह गए और ये ऑनलाइन क्लासेस का एक कंसेप्ट चल चुका, काफी चल चुका। और देखेंगे कि आप जो बड़े बड़े क्लास थे वो क्लास बंद हो चुके, और सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट किए। ठीक है, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, और कुछ हद तक परिवर्तन को लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। दूसरे में बहुत सारे बड़े बड़े कारपोरेट घराने इसमें घुस गए। एक तो हम कहेंगे, अगर हम जनवादी की बात करते हैं या आपको प्रगतिशील समाज की बात करते हैं, तो कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं उनका पहला उद्देश्य होता है अपना इनकम। ये अकाट्य सत्य है। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है वो सेकेंडरी उनका हो जाता है। और कॉरपोरेट घराने के लोग ठीक है, एजुकेट कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जमीनी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन से संभव नहीं है। अभी आप यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स लोग हैं उनसे आप अगर बात करते हैं तो वो बताएंगे, अभी भी वो बताएंगे कि जो ऑफलाइन क्लास है या जो बुक्स के द्वारा क्लास है उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कोई टॉपिक पर अगर कोई क्लास ले रहा है ऑनलाइन, तो वो टॉपिक अगर बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वो 5 पेज में उस टॉपिक को कंप्लीट किया है, मैक्सिमम 10 पेज में टॉपिक को कंप्लीट किया है। और वो 10 पेज को पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 पेज पढ़ने में, अगर फास्ट पढ़ते हैं, हम लोग तो स्टूडेंट को फास्ट बोलते हैं कि आप फास्ट पढ़िए, अगर स्लो पढ़ेंगे तो आपका मस्तिष्क इतना फास्ट है कि वो चला जाएगा घूमने, वो बोलेगा आप पढ़ते रहिए, हम इतना स्लो नहीं चल पाएंगे। तो अगर वो फास्ट पढ़ेंगे हम, तो 1 पेज पढ़ने में 2 मिनट,
1.5 मिनट, अच्छे स्टूडेंट 1 मिनट में पढ़ते हैं। जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा हमको। तो अगर हम 10 पेज पढ़ते हैं तो 20 मिनट मैक्सिमम हम 10 पेज को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसी 20 पेज को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 2 घंटे का टाइम लेता है। 2 घंटे में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, और वो अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है, आप उससे पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, उसका वो जवाब दे भी रहा है नहीं, लेकिन ऑफलाइन का क्लास का जो आनंद है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो ऑनलाइन में हमको लगता है नहीं है। हाँ, आप बुक से पढ़िए, समय मिले तो आप ऑफलाइन के अलावे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू आप 24 घंटे में 2 घंटा भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप इतने थक जाएंगे कि आप बुक पर पकड़ने का आपके पास हिम्मत नहीं रहेगा। और रह गई हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, स्टूडेंट को, वो पुराने जमाने टाइप का, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, वो ऑनलाइन तो अपना घर में पढ़ ले रहा है, यहाँ पर उसको लगता है कि सही में हम जमीनी स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड पर उसको हम एक एक करके बताते हैं, लिख के बताते हैं। और क्लास जैसे 2.5 घंटे का क्लास चलता है, 2.5 घंटे में एक बैच, 2.5 घंटे में हम स्टूडेंट को लिखाते नहीं है, हम उनसे चर्चा करवाते हैं, उनसे हम बोर्ड पर लिखवाते हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड हमको लगाना चाहिए था, लेकिन जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने इसके बारे में बोला नहीं, बोला सर यही बोर्ड ठीक है और इसी में हम पढ़ेंगे और ये बोर्ड हमारा रिजल्ट दे रहा है, और आगे भी रिजल्ट देगा, आगे रिजल्ट देगा और हम बेहतर अब रिजल्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब कंप्लीटली हम इसी में काम करेंगे। कहाँ से शुरुआत किए थे सर आपने, शिक्षा कहाँ से हासिल की, अपने बारे में थोड़ा बताइए। शिक्षा आपको बता दें कि हम जहाँ से हैं वो बिहार जंगल इलाका है, और वो जंगल इलाका आप सुनेंगे, चलकुस्सा तो के एक ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोग बोलते हैं, जब हम अपने जाते थे अपना गांव पैदल ही जाना, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो लोग बोलते थे कि हम देहात के रहने वाले हैं। रास्ते में जो मिलते थे, बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, हम लोग बोलते थे भाई साहब हमारा घर जो है देहात में भी नहीं है, हमारा घर प्योर जंगल में है। तो उस जंगल से निकल के आए हैं। क्लास 1, 2, 3 की पढ़ाई उसी गांव में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद हम क्लास 3, 4, 5वां बोकारो चले गए। पिताजी वहाँ एक ठेकेदारी कर रहे थे प्लांट में, बोकारो उस समय निर्माण चल रहा था उसका। वहाँ पढ़ाई ठीक हुई, लेकिन कुछ दुर्घटना घट गई। वो एक ढलाई चल रहा था, 24 आवर्स का ढलाई था। कुछ हमारे वहाँ पर पिताजी के लेबर डेथ कर गए, तो थोड़ा यूनियन बाजी हुआ, उनके काम बंद हो गई। वहाँ से हम लोग सीधे चले आए कोडरमा, और कोडरमा के बगल में धारधारी के उस पार एक डुमरिया टांड जंगल है, और उस जंगल में हम लोग 2 भाई उस जंगल में पढ़ाना शुरू किए बच्चों को, और वहाँ से पैदल आकर के कोडरमा हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किए। और कहा जाता है कि अमीरी पर की पनपी हुई गरीबी काफ़ी जहरीली होती है, उसको हमने झेला है। और डुमरिया टांड जंगल में पढ़ा करके बच्चों को, रात में बच्चों को पढ़ा के दिन में हम लोग पढ़ने आते थे, वहाँ से फिर जाते थे। ये सिलसिला चला क्लास 8, 9 से ही पढ़ाना शुरू, 8, 9 से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का काम बहुत शुरू से पहले से रहा, और क्लास 11 तक हम लोग के टाइम में था। 11 हमने कोडरमा हाई स्कूल से किया। वहाँ का शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहा, एक पिता जैसा लोगों ने प्यार दिया सारे लोगों ने, क्योंकि वे जो जहाँ वहाँ टीचर थे वे हमारे पिताजी को भी पढ़ाए थे। अच्छा। तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर जे कॉलेज में हमने इंटर में एडमिशन कराया, और यहाँ तो हमारे प्रोफेसर शुक्ला सर थे। शुक्ला सर अपने घर में रखे, वहाँ पर वो प्रोफेसर थे, और बोले तुम लोग यहीं रख के पढ़ेगा दोनों भाई। उसके बाद हम लोग उन्हीं के यहाँ, हमने इंटर में जब थे तो कॉमर्स को हमने पढ़ाना भी शुरू किया, कॉमर्स का ट्यूशन लोगों को देना शुरू किया। कुछ पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, फिर बीकॉम किए यहीं से, बीकॉम ऑनर्स जे कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किए। फिर हमने पीजी किया लगातार, रांची यूनिवर्सिटी, उस समय बिनोवा यूनिवर्सिटी नहीं था। पीजी में हमारा एक फ्रेंड था महतो बरकट्ठा का, वो पूरे यूनिवर्सिटी, बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी नहीं था, रांची यूनिवर्सिटी में वो टॉप कर गया, 2nd पोजीशन मेरा था, और दोनों का मार्क्स में मात्र 5 नंबर का कमी था। उसके बाद हमने पीएचडी के लिए सोचा, लेकिन बजट अलाउ नहीं किया। इधर हम कंपटीशन की तैयारी में लग गए, और 1-1.5 साल बाहर रहे, फिर घर पे आकर के और फिर से हमने यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी है। और पढ़ाने का जुनून आपका है, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। बस ये जुनून था कि हम पढ़ावें बच्चों को।
बचपन से जो आप क्लास 5, 6 से 8 से पढ़ाना जो शुरू किए, वो हॉबी बन गया, एक जुनून बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफिस में लोग आश्चर्य करते हैं, ऑफिस में से हमारा अभी भी जो हमारा रूटीन है 4 बजे सुबह उठने का, 4:30 बजे से 1 घंटा अपना तैयारी किए, 5:30 बजे क्या तैयारी कर अपना वो नहाना धोना, अपना तैयारी, सुबह सुबह में नहा धो करके 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट। और हमें गर्व होता है अपने इस क्षेत्र के छात्रों और छात्राओं की मेहनत पर। 5:30 बजे लोग नवलशाही जैसे जगहों से सुबह में ठंडा के टाइम में भी 5:30 बजे लोग अपना सीट पर लड़कियां बैठ जाती थी, होड़ लगा रहता था कि हम आगे आके बैठे। तो बड़ा गर्व होता था वैसे स्टूडेंट पर। आज उन लोग कहीं ना कहीं जॉब में है। तो 5:30 बजे से 7:30 एक क्लास, फिर 7:30 से 9 बजे एक क्लास, और 9:30 बजे अपना ऑफिस में, वहां से 5:30 बजे आने के बाद 5:30 से 7 बजे क्लास, और 7:30 से 9 बजे एक क्लास। ये 4 क्लास हम पर डे लेते थे। इतना एनर्जी कहाँ से आता था सर आपके पास? क्लास भी ले रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। अपने छात्रों को देख करके और एनर्जी आता था। अभी भी लगता है कि जुनून है एक कि हम स्टूडेंट को पढ़ावें, और कहा जाए तो उससे बढ़िया हमको कुछ नहीं लगता है, पढ़ाने के अलावे कुछ नहीं लगता है। अभी आप देखेंगे, कभी हमारे स्टूडेंट को पूछेंगे तो संडे के साइंस का काफी कम स्टूडेंट रहते थे, तो साइंस वालों को भी पढ़ाना पड़ता था। तो उन लोग के लिए साइंस आप 11, 12 में पढ़े नहीं, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए, फिर भी साइंस पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी अगर तैयारी करेंगे तो सब चीज का सब नॉलेज कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, और सब चीज में उसमें ऐसा नहीं मास्टर नहीं बनना है एक, लेकिन हाँ एक समानज्ञ जिसको बोलते हैं, जैसे एक जनरल फिजिशियन जैसे होता है, ये स्पेशलिस्ट नहीं, एक जनरल फिजिशियन टाइप का आपको बनना, हर चीजों का समझ होना चाहिए। तो साइंस के लिए हम लोग संडे सैटरडे मेरा जनरल क्लास ऑफ होता है, तो साइंस स्टूडेंट के लिए हम संडे को बुलाते थे, और क्लास में हम लोग 10 बजे शुरू करते हैं और क्लास 4 बजे तक लगातार चलता था। ना ही स्टूडेंट लोग उठना चाहता है, ना ही हम ही क्लास छोड़ना चाहते हैं। और हम लोग 6 घंटा 5 घंटा वो लगातार क्लास में बैठे रहते हैं हम लोग, और क्लास चलता है। और जो हम लोग 1 महीना का क्लास 1 दिन में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट लोग समझ रहा है कि नहीं इसका ध्यान रखते हुए हम लोग क्लास करते हैं, स्टूडेंट लोग समझते हैं। कितना फीस लेते हैं? आजकल तो बड़े बड़े कंपनी खुल गए हैं, कॉर्पोरेट बन गए, अलग अलग तरीके से वो लोग चार्ज करते हैं, नोट्स के नाम पे, बुक के नाम पे। आप कितना चार्ज करते हैं? सबसे पहले बता दें कि हम जो है हम इसको बोलने के पहले एक बात बता दें कि संडे और सैटरडे हम इसलिए क्लास ऑफ रखते हैं कि ये 2 दिन जो है ये सोसाइटी के नाम पर, अच्छा, कहीं ना कहीं कोई मीटिंग सिटिंग, कहीं गरीब बच्चों का और लोगों के लिए ये सामाजिक कार्य के लिए समर्पित। इधर रोटरी क्लब में हम वहाँ प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, काफी काम भी किए, और अभी भारत ज्ञान विज्ञान समिति का अध्यक्ष हैं पिछले 5 वर्षों से, और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको पीपुल फॉर इंडिया फोरम का गठन हम ही किए हैं, और एक है अभी चल रहा है चाराडी में, आपको सावित्रीबाई फुले बाल मनोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, उसका फाउंडर रहे हैं। उसमें वैसे बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरा भी ये उद्देश्य है कि ये क्लास लेके पैसा नहीं कमाना, अगर पैसा कमाना हो देश रहता तो लग गया होता। और हमें गर्व है अपने पर कि हम अपने सैलरी का कुछ हिस्सा हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जाए। और आप लोगों के दुआ से LIC में एक अच्छी खासी मोटा मोटी सम्मानजनक सैलरी है, जिसमें घर परिवार ठीक से चल जाता है। तो फी के मामले में हम पहले क्लास बिल्कुल फ्री चलाए, कभी कोई पैसा नहीं लिए। बाद में कुछ स्टूडेंट बोला कि सर कुछ जरूर लीजिए जिसमें आपका मेंटेनेंस चले और लोगों के अंदर एक आत्म सम्मान जगे कि हम कुछ दे करके हम पढ़ रहे हैं। वैसे बता दें कि ये बिल्डिंग जो हमारा ये हॉल है, इसमें हमारा कोई मेंटेनेंस है ही नहीं, ना ही हम कोई स्टाफ रखे हैं। बिजली बिल मुश्किल से आता होगा 500-600 रुपया, तो कोई मेंटेनेंस नहीं। हम छात्रों को बोलते हैं हमारा कोई मेंटेनेंस चार्ज है ही नहीं। हम पिछले बार कोरोना के टाइम में एक रूम लिए थे 15,000 रुपया सालाना महीना, लेकिन वो हमको सूट नहीं किया वो हॉल, तो हम फिर यहीं शिफ्ट कर गए। तो कुछ लड़के लगभग अगर एक क्लास में 150 लड़के हैं तो 150 में हम बोले जिनको देना है आप दीजिए, जिनको नहीं देना नहीं दीजिए। उसके बाद भी तो वो देखते हैं कि फिर नाम पर वो कोई 1000 रुपया 500 रुपया अगर 50 स्टूडेंट भी दे दिए तो 20-25 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये कभी कभी आ जाता है मेंटेनेंस के लिए। वैसे कोई जोर नहीं है। इधर हम लोगों ने 2-4 साल से कुछ हम लोग उन लोग के दबाव में आकर के उनके आत्मसम्मान के लिए हम लोग ऐसा भी बोले कि अगर ऐसा लगता है तो आप महीना में 1 रुपया का एक रसीद कटवा लीजिए
वो आपका आत्मसम्मान भी बचा रहेगा। तो जिनको देना है तो भी ठीक, नहीं देना है तो भी ठीक। तभी हम लोगों ने जो डिमांड सक्षम है वो दे सकते हैं, और जो सक्षम नहीं है, देना नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं दे के भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। जज्बा है जो आप चाह रहे थे कि हम भी यूपीएससी करें, वहां से नहीं हुआ, तो फिर आप अपने छात्रों, अपने बेटे को चाहें कि वो वहां तक पहुंचे, और वो जो टीस है वो अभी भी जारी है, और 1200 से लेकर से अधिक छात्रों का भी सिलेक्शन करवा दिए हैं। तो अच्छा, यूपीएससी में जो इतनी अभी देखी जाती है कि कोई यूपीएससी टॉप कर रहा है, या सीजीएल में कोई टॉप कर रहा है, रैंक अच्छा है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूट है वो वैसे वैसे छात्रों को खरीदने पे लग जाते हैं कि मेरे यहाँ आए, वीडियो में आ जाए, बैनर पोस्टर में लग जाए। क्या कुछ कहानी है? आप खुद भी यूपीएससी एस्पायरेंट रहे हैं, क्या कुछ कहानी है? हम इसमें जो हमारा हमने देखा है, ऐसा नहीं कि इस चीज को भी हम देखते हैं कि कैसे वो उस लड़के को अपने इंस्टीट्यूट का बनाना चाहते हैं। तो मोटा मोटी उन लोग का एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग टूल है ये। हाँ। और हमको बड़ा अफसोस होता है कि इस क्षेत्र को भी बाजारीकरण कर दिया लोग, शिक्षा को भी ऐसा बाजारीकरण किया, और अच्छा कर रहा है। अभी बता दें कि हमको एक व्यक्ति ने बताया कि आपको अगर करना है तो 2 काम में उतरिए आप। पहला बोला कि आप मेडिकल में चले जाइए, आप मेडिकल में जितना पैसा आप चाहिए कमा सकते हैं, और दूसरे में इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, वहां भी आंख बंद करके। यानी ये 2 क्षेत्र को लोगों ने बिल्कुल बाजारीकरण कर दिया है, और यही 2 क्षेत्र जो है ये हमारे देश को शिक्षित करता है और हमारे देश को स्वस्थ रखता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीजों पर रोक लगाना चाहिए, कम से कम शिक्षा को बाजारीकरण नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमको बड़ा अफसोस लगता है कि हमने एक पेशेंट को लेके गया, तो वो पेशेंट को, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर बोले कि आप 800 रुपये का नहीं, 8000 का एक वो करवा लिया, टेस्ट करवा लिया। जब टेस्ट करवाया तो टेस्ट करवा के हम लोग सारा रिपोर्ट दिए, और हमको तब बड़ा आश्चर्यचकित हम हुए कि वो टेस्ट को उन्होंने देखा तक नहीं। 8000 रुपये का टेस्ट, वो गरीब व्यक्ति, उसमें से हम लोग 2-3 लोग मिलके मदद किए, 8000 दे के टेस्ट कराया, वो टेस्ट को नहीं देखा, बोला नहीं सब ठीक है। हम लोगों ने डॉक्टर को पूछा कि आपने कराया क्यों उसको टेस्ट, बोले हमको पता चल गया। हमने ये रिपोर्ट सीएस को भी लिखा है, क्योंकि उधर एल्डर्स, आपको बुजुर्गों का एक संगठन है उधर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका हम मेंबर भी वहां पर है। तो हमने कंप्लेंट किया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, और ठीक वही स्थिति शिक्षा को भी कर दिया है, बिल्कुल बाजारीकरण। हम सोसाइटी में रहते हैं, देखते हैं गरीब बच्चों के पेरेंट वो किताब लेते हैं, जिस किताब का कीमत एनसीईआरटी का बुक, जो कि उससे बेहतर कोई बुक हो ही नहीं सकता है, बाजार में उसी पैटर्न पर उससे बहुत ही खराब स्थिति किताब जो एनसीईआरटी 80 रुपये में दे रहा है, वही बुक बाजार में 800 रुपये में। यहाँ तक विडंबना ये देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे सीबीएसई एफिलिएटेड, अब सीबीएसई फॉलो करते हैं एनसीईआरटी, लेकिन जब बुक आप चेक करेंगे तो बुक एनसीईआरटी नदारत रहेगा। 800 रुपये का बुक, वो एनसीईआरटी 80 रुपया, और वो 800 रुपये का बुक पेरेंट ले रहे हैं, और अगर सारा किताब तो 6000 रुपया। और हमें अब पता चला, इधर कुछ कांड हुआ, तो वो 6000 रुपये में 3000 स्कूल को जा रहा है। तो हम कहेंगे कि इस तरह का शिक्षा पर खास करके बाजारीकरण को सरकार को रोकना चाहिए, और सरकार नहीं तो कम से कम यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पर थोड़ा सा इन लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसके ऊपर एक संगठन बनना चाहिए। और हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं, ठीक है बहुत सारे बुक अच्छे, कोई बुक खराब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बेस मजबूत करना है तो एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, और जितने भी लोग तैयारी करते हैं उसको एक बेस मानते हैं। दूसरे में अगर बेस माना भी नहीं जाए, तो अगर क्वेश्चन जो गवर्नमेंट बनाती है, जो एनटीए क्वेश्चन बनाती है, अगर कोई गड़बड़ होता है, मामला अगर न्यायालय में जाती है, तो आधार जो लिया जाता है एनसीईआरटी बुक ही लिया जाता है। तो हम छात्रों से कहेंगे कि अन्य बुक भी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और एनसीईआरटी बुक पढ़िए। बाजार में बहुत सारे नोट्स हैं, नोट से बचना है। हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि बाजार में अगर आपके पास अगर नोट्स है, और अगर किसी को दुश्मनी साधना है आपको कि उस लड़का को नहीं हो क्योंकि उसके पिताजी मेरे साथ ऐसा किया था, तो आप उसको नोट्स थमा दीजिए, बोले आप पढ़ते रहिए नोट्स को। उस नोट्स को वो पढ़ते रहेगा, उसका कभी नहीं होगा, वो आपको अच्छा दोस्त मानेगा और आपकी दुश्मनी भी सज जाएगी। अगर आपको तैयारी करनी है तो बाजार में अच्छे अच्छे राइटर के टेक्स्ट बुक हैं,
हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सबका टेक्स्ट बुक है। उस टेक्स्ट बुक को पढ़िए और क्लास 5 से लेकर के क्लास 11 तक 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक पाएगा। हम बच्चों को बताते भी हैं कि अभी वो कहा भी गया, कहावत भी है, और खास करके अगर बहुत सारे स्कूल, सैनिक स्कूल, डीएवी स्कूल लोग बुलाता है करियर काउंसलिंग के लिए, तो हम बच्चों को एक स्लोगन देते हैं वहां पर कि बेटा आप लोग ये कहावत सुन लो कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो इतना 5 साल जो संघर्ष करेगा वो पूरी जिंदगी जो है आयश करेगा। और जो बच्चा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 5 साल अगर ऐश करेगा तो पूरी जिंदगी वो संघर्ष करेगा। तो सारा जो कंसेप्ट है क्लास 8, 9, 10, 11, 12, अगर आप क्लास 5, 6, 7 को ही पढ़ लेते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन क्लास 5 से भी स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी वहीं से मिलता है। अब देख लीजिए क्लास 5 का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए आप, वही आप किसी नोट्स को पढ़िए वो समझ में नहीं आएगा। और जो क्लास 5 का ज्योग्राफी एक बार पढ़ लिया पूरी लाइफ वो कभी नहीं भूलेगा। तो एंड कर रहे हैं, काफी लंबी बातें हो गई है। जो जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, कैसे जुड़े, कैसे कांटेक्ट करें, और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं इसी में हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों एस्पिरेंट को खास कर? हम आपके माध्यम से अपने छात्रों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो नया क्लास यूपीएससी का खासकर, बाकी तो क्लास जेटेट का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जस्ट आज कल में आने वाला है, लगभग 26,000 पहले से अनाउंस किया हुआ है और उसको 52,000 करने की बात कर रही है। तो हम उसमें 2-3 क्लास भीड़ को देखते हुए चलाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट सच में चाहते हैं कि हम यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करें, वो भी झुंझुनू में रह के आप मेरे साथ आइए। मेरा कहीं भी हमारा फेसबुक से जोड़ करके, व्हाट्सएप से जोड़ करके मेरे से बात करिए, मुझसे फ़ोन करिए, कभी भी फ़ोन करेंगे हम आपका फ़ोन उठाएंगे, आ करके आप क्लास ज्वाइन करिए। दूसरे में अगर क्लास आप नहीं भी कर पाते हैं, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की बातें करनी हो, आप आ करके मेरे साथ, हम संडे को जब फ्री रहते हैं फ़ोन करिए। हम एक एक स्टूडेंट के साथ 2-2, 3-3 घंटा डिस्कस किए हैं। आप सेटिस्फाइड होकर के यहाँ से जाइए और एक माहौल क्रिएट करिए इस इलाके में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे, आप राजस्थान में एक गांव है, वहां देखेंगे कि गांव के गांव आईएएस हैं, एक गांव पूरे आईएएस हैं। तो यहाँ भी किया जा सकता है, क्योंकि एक माहौल नहीं बना है। हम आपके माध्यम से 1 मिनट का एक घटना बताते हैं आपको कि एक बार, ये बच्चों को हम कहानी कई बार बता भी चुके हैं और बड़ा ही वो आपका दिल को टच करेगा कि एक बार अकबर और बीरबल में कहा सुनी हो गया, कुछ गलतियां हो गई अकबर से, बीरबल से, तो बीरबल उसको माफ किया और बीरबल को माफ किया अकबर ने। अकबर ने कहा बीरबल अगर लाइफ में फिर तुम ऐसा गलती करेगा तो बताओ तुमको कौन सा सजा मिलना चाहिए। तो अकबर ने बोला कि सो हुजूर, इस इलाके के जो 5 गरीब हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनको आप ले आएंगे और वो जो निर्णय दे देगा वो निर्णय हम मान्य है हमारा, हम उसको मान लेंगे। खुदा ना खास्ते ऐसी गलतियां हो जाती है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बताया कि बताओ अब तुम्हें क्या सजा होनी चाहिए। तो बीरबल ने बताया कि जहां पना ये हमारा शर्त है। अकबर ने वो 5 लोगों को, पूरे उस इलाके के गरीब लोगों को बुलाता है और वो कारण बताता है कि ये कारण है, आप लोग बैठ करके डिसीजन लीजिए, जो डिसीजन देंगे वही इस पर कार्रवाई होगी। जब वो 5 पंच के लिए दरबार में जाने लगे तो दरबारी लोग बोला कि देखो बीरबल को ऐसी सजा देना कि दरबार से उसको निकल ही जाना पड़े। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं ऐसे ही सजा दूंगा। 5 लोग जब बैठते हैं, जब निर्णय होता है, तो फाइनल निर्णय हुआ कि बीरबल को 5 कोरी रुपया, मतलब 100 रुपया, 1 कोरी 20 रुपये का, 100 रुपया की इसको सजा दिया जाए। अच्छा। उस पंचों में एक पंच बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो गरीब है, 100 रुपया बहुत ज्यादा है, और फाइनली 20 रुपये में उसका सजा तय किया गया। तो जब राजा को सुनाया गया, अकबर को, कि 20 रुपया हम लोगों ने तय किया, सारे लोग माथा पीट लिया। 20 रुपया बीरबल ने फाइन जमा किया और फिर मामला एजिटेज हो गया। ये कहानी बताता है कि ये 5 लोगों ने 20 रुपया ही क्यों लगाया उसका फाइन, इसलिए कि वो उसी माहौल में, वो 20 रुपये से ज्यादा नहीं सोच सकते, उनके लिए 20 रुपया बहुत ज्यादा है और वो वहीं से जाके, वहीं पर जाके अटक जाते हैं।
ये विनम्रता हमारे साथ भी है। यानी सोच को डेवलप करना होगा अपने आप। हमने अभी हम इस इलाके में जब जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के, तो वो बोलते हैं हम टीचर बनना चाहते हैं। खैर टीचर तो अलग पोस्ट है, वो उससे बड़ा कुछ पोस्ट ही नहीं है। हम टीचर बनेंगे, हम क्लर्क बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, हम ये क्या ये होता है वो दरबान वगैरह की बात करता है लोग, आर्मी में जाएंगे। तो हमको लग रहा है कि वो जो 5 जो थे गरीब, वही मेंटलिटी हमारे इलाके में है। यहाँ के लोगों में ये सोच नहीं कि हमें आईएएस बनना है, ये बनाना है, और इसमें हम असफल रहे हैं अभी तक। हम कोशिश करेंगे, हम अपने समाज के लोगों को हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों के दिमाग में ये बताया जाए, डाला जाए कि हम आईएएस बनेंगे, और अगर चाहेंगे तो प्रत्येक घर में आईएएस होगा कुछ वर्षों के बाद, अगर ठान ले लोग तो देखिए, ये थे हमारे साथ कोडरमा के अयोध्या सर, जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे और जो टीस रह गई थी सिलेक्शन नहीं होने का, अब वही पूरा करने के लिए अब नया बैच, निःशुल्क यूपीएससी की बैच की शुरुआत कर चुके हैं। अब कुछ ही दिन में उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी जारी है। और ये कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में रहकर 1994 से लगातार कोचिंग अपनी चला रहे हैं और काफी कम फीस में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कई साल पहले तो बगैर फीस के भी पढ़ा रहे थे, मिनिमम चार्ज पे ये पढ़ा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इससे पढ़े हुए छात्र किन्हीं का जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, बीपीएससी में हुआ है, जेटेट में हुआ है, तो बिहार के शिक्षा टीचर में हुआ है। इसी तरह कई क्षेत्रों में इनके पढ़ाए हुए छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैंने कोडरमा के जो अयोध्या सर हैं उनसे बातें की और आप लोगों तक जानकारी शेयर किया कि कोडरमा में भी हैं, कोई एक अलग जगा रहे हैं खासकर शिक्षा की, क्योंकि कोडरमा में भी चाह रहे हैं ये कि कोडरमा से भी कोई जाए और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता पाए, और कोडरमा के भी छात्र अब बड़े बड़े सपने देखे कोडरमा में रह के। तो अभी नए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इनका मैं कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप जाकर जो लोग और भी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और रेलवे के हों, जेटेट के हों, तो उनसे कांटेक्ट करके, सर से कांटेक्ट करके आप भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं और आप जो सोच रहे हैं अपने लाइफ में करना वो आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अवध ओझा, का नाम तो काफी लोगों ने सुना है, लेकिन ये झारखंड के कोडरमा के अयोध्या सर हैं जो उससे भी बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।